नमस्कार, प्रादेशिक खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तनु मलिक और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। कोमल और कठोर भाषा का प्रयोग करते हुए कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद राजकुमार सैनी ने इनेलो पर हमला बोलते हुए कहा कि इनेलो पार्टी एक पार्टी नहीं है बल्कि एक व्यापारिक दुकान चला रहे हैं जो अब बंद होने की कगार पर है। सरकार की प्राथमिकता भ्रष्टाचार को खत्म करना है और जन जन तक सरकार की नीतियों को पहुंचाना है। देखिए, शुद्धता तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का पहला नारा है। सफाई चाहे वो जमीनी हकीकत के लिए रहे या लोगों के मनों में बसी हुई मैल के लिए रहे। अगर कोई आदमी इस प्रदेश के भावनाओं को, इस जनता की भावनाओं का और या इस देश की पॉलिसियों का निरादर करेगा, वो कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा। फ्यूचर में हर एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा और पालन करते हुए अपने शिष्टाचार का, अपनी ईमानदारी का विशेष तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा। हमारे माननीय मनोहर लाल जी भावनात्मक रूप में देश के विकास के साथ जुड़े हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी दिन और रात जिस प्रकार से मछली पानी के लिए तड़पती है, उस प्रकार से देश के विकास के लिए तड़पते हैं। और मुझे ये स्पष्ट है कि आज पूरा देश विश्व के मानचित्र पर स्थापित हो चुका है। आज हमारे देश के साथ सैकड़ों देशों ने संधियां की हैं कि हम आपके साथ बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं और उसके लिए माकूल माहौल चाहिए। माकूल माहौल की जिम्मेवारी हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने दी है। इस प्रकार से इसमें अफसरों की विशेष भूमिका रहेगी और उस भूमिका में जो देश की और प्रदेश की पॉलिसियों का ध्यान ना रखेंगे, उन अफसरों की भी हमें नहीं लगता कि कोई जरूरत प्रदेश को रहेगी।
इस प्रकार से जो संदेश है हमारे मुख्यमंत्री जी का वो सर्वोपरि है। उन्हें किसी प्रकार की, पहले तो ये कहा जाता था कि नीचे से लूट स्टार्ट होती थी और वो ऊपर तक जाती है। अभी मुझे लगता है एक थैले में 3 कपड़ों के सिवा उनको कुछ और चाहिए नहीं। अगर फिर भी कोई व्यक्ति किसी उच्च पद पर विराजमान होते हुए अपने देश के विकास में कहीं भूमिका में कसर रखेगा तो उसी को नुकसान होगा। प्रदेश तो आगे चलता रहेगा, विकास होता रहेगा। सैनी साहब, प्रदेश सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है। आप एक सुलझे हुए राजनेता हैं, काफी लंबा आपका राजनीतिक सफर है, पर 1 साल के अंदर आप कितना मानते हैं कि भ्रष्टाचार कम हुआ, अफसरशाही पे कितना अंकुश लगा और क्या आप सरकार से मांग रखेंगे कि क्या आगे हो रहा है? देखिए, 60 सालों की बिगड़ी हुई आदत अगर कोई 1 साल में कहे कि भी ये सुधर जाएगी, जिसके मुंह को निप्पल दूध का लग जाता है वो बहुत मुश्किल से छोड़ता है। लेकिन ये स्पष्ट है, काफी सारे लोगों को पनिशमेंट हो चुकी है और बहुत सारे लोग धरे भी जा चुके हैं। भ्रष्टाचार, देश का ढांचा, अगर मैं ये कहूं कि कल्ला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इसको वाच कर देगा, जब तक हम खुद अपने हक को अपने हक तक सीमित रखते हुए भ्रष्टाचार में दोषी लोगों की शिकायत नहीं करेंगे और अपने आप हम रिश्वत देना बंद नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये भ्रष्टाचार इस प्रकार से खत्म हो सकता है। भ्रष्टाचार को देश का जनव्यापी आंदोलन बनाना पड़ेगा, तब ये भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। अन्यथा हर आदमी अपने काम को, चाहे कोई उससे रिश्वत नहीं मांग रहा, फिर भी वो शुक्रियाना देने के लिए भ्रष्टाचार कम, शुक्रियाना ज्यादा चल गया है। और उस शुक्रियाने को जब तक हम सब ये समझ करके कि इस अफसर की ये ड्यूटी थी और इसने अगर मुझे टाइम पर फारिग कर दिया तो मैं इसका धन्यवाद शब्दों से करूं, जेब से नहीं। जब तक हम इस आदत को चेंज नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा। फिर वो जो उच्च पदों पर बैठे या निम्न पदों पर बैठे हुए लोगों की वो मानसिकता बनी रहेगी। कर्मचारी वर्ग एक बार फिर पंजाब के वेतन बराबर मांगने की मांग करने लगा। आप इस चीज का हमेशा कहीं ना कहीं विरोध भी करते रहे, कहाँ गए? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं आपको, बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगी, इसलिए मैंने पिछले दिनों ये शब्द कहे थे पर मैंने वापस ले लिए थे। मैंने सिर्फ उन लोगों की बात करता हूं जो लोग 5-7 हजार की नौकरी के लिए 24 घंटे अपने साथ खड़े हैं। मैं उन लोगों की बात कहते हुए ये बात जो लोगों ने मेरे से पूछी थी कि आपको 2 लाख रुपए की सैलरी मिलती है इस गरीब देश में, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो मैंने ये बात कही थी कि हमें इतनी सैलरी की लोड़ नहीं है, हमें तो सिर्फ ये है कि कंस्टिट्यूंसी में घूमने का खर्चा दे दें, इसके अलावा हमें कोई जरूरत नहीं। हम जनसेवक हैं, जनसेवा में ही रहना चाहते हैं। और यही बात हम उन लोगों के लिए भी विनती करते हैं कि हम कम से कम भावों के साथ जुड़ करके बेरोजगार लोगों का ज्यादा ध्यान रखें, जो लोग इस लाइन में लगे हुए हैं। एक ही क्वेश्चन है सैनी साहब, कैथल जो है बहुत बड़ा जिला है, विकसित हो चुका है, लेकिन यह रेल के मामले में आपके प्रयासों से 2 ट्रेनें चल चुकी हैं, लेकिन अभी काफी मांगे हैं। कैथल से हरिद्वार की ट्रेन नहीं है, कैथल से पंजाब की, ऐसी कुछ चीज मांगे। हम इसके ऊपर सबसे पहले इसको इलेक्ट्रीफाई कराएंगे इन लाइनों को, उसके बाद जो है ना अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। अभी हमें सिर्फ 1 साल इस प्रदेश सरकार को हुआ और 1.5 साल केंद्र सरकार को हुआ। अभी तो हमारे पास पॉलिसियां इस जिला के अंदर और कैथल और कुरुक्षेत्र जिला के अंदर 4 नेशनल हाईवे अब से पहले डिक्लेयर हो चुके हैं, जिन पे काम लग चुका है। ये हमारे पास 60 वर्षों में अभी तक एक सिर्फ जीटी रोड था, उसके अलावा कोई 4 मार्ग या कोई हमारे पास बड़ा रोड नहीं था। हम ये भी कहना चाहेंगे कि केडीबी के माध्यम से इस जो 48 कोस का क्षेत्र है, इसको बहुत सारे धाम जिसमें फरला है, आपके फल्गु है, ये है, ये सारे क्षेत्र को हम उसी केडीबी के माध्यम से इसका श्रृंगार करना चाहते हैं। इसके श्रृंगार के लिए रेलवे लाइन अच्छी होना, इलेक्ट्रीफाई होना, अच्छी रेलें चलना,
ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। हम 2 रेलें आज चली हैं तो 2 की 4 भी हम अगले साल तक करेंगे। लेकिन हमारी मानसिकता है कि यहाँ पर एक डोमेस्टिक एयर पट्टी बन जाए जिससे दिल्ली से आया हुआ पर्यटक यहाँ आ जाए। ये मांग हम जब हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे उस दिन भी हमने लिखवाई थी और इन फ्यूचर में भी हमारा प्रयास रहेगा। जिले में दिन प्रतिदिन अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और जिले की पुलिस है कि अपराध पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। इसके चलते पुलिस इधर उधर हाथ पैर मार रही है। दौसा कोतवाली में एक बाइक चोर खुशीराम नामक हत्थे चढ़ गया है, जिसके बाद पुलिस बाइक चोर को पकड़ते ही अपनी पीठ खुद ही थपथपा रही है। ये अपने महीने भर पहले राजापुर स्कूल है, उससे पल्सर गाड़ी चोरी हुई थी। क्लास में लगे हुए थे तो इतना मिले कि ये खुशीराम मीणा है, तो उसके पास में वो पल्सर गाड़ी है। तो उसकी तलाश की गई तो फिर उसको पकड़ करके पूछताछ कर, जैसे 3 तो मोटरसाइकिल मिली है और एक गाड़ी का चेचिस खुला मिला, गाड़ी इंजन मिला और भी खुला सामान है। तो फिर ये पूछताछ कर अमीरगढ़ गांव में आरएसएस विद्यालय में दोपहर 2 बजे से आरएसएस का कार्यक्रम शुरू किया गया। विद्यालय से रैली निकाली गई, जो कि रैली अमीरगढ़ गांव में विद्यालय से लेकर तहसील रोड, पोस्ट ऑफिस, ग्राम पंचायत, चांदनी चौक होते हुए वापस आरएसएस विद्यालय की तरफ रैली का समापन हुआ। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में डिपो होल्डर राशन वितरित नहीं कर रहा है। इसके विरोध में सैकड़ों गरीब राशन धारकों ने प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से डिपो धारक इन लोगों को राशन नहीं दे रहा है। इसकी शिकायत होने पर कई बार भी अधिकारियों ने कोई सुध नहीं ली। शिकायत करने पर डिपो धारक उनके राशन कार्ड भी फाड़कर फेंक देता है। के लिए लग रहे हैं, गेहूँ मिल ना रहा है। 3 दिन हो गए आज। किस कारण गेहूँ नहीं मिल रहा है आपको? तो आपने पता करें इसके बारे में किसी से? अब रोज आवे, रोज बंद करके भाग जाए। कितने महीने से आपको गेहूँ नहीं मिला? 2 महीना से नहीं मिला। कौन है डिपो होल्डर जो गेहूँ नहीं दे रहा? सुंदर है। तो इसकी आपने कंप्लेंट की है कहीं अधिकारी को? करे
खूब करे, कोई सुनता नहीं है भैया। क्या कहते हैं वो कहते हैं आपकी महीना मिल जाएगा, आपकी महीना मिल जाएगा, कोई कुछ ना। एक महीना 3-4 महीने तो पहले ना दिए। क्या कहता है डिपो होल्डर? कहते हैं कि आधार कार्ड सरकार दे रही ना क्यों, आज पब्लिक आधार कार्ड ले आओ, फिर देते उसी पे, फिर पहले इंटरनेट चढ़ा। कितना गेहूँ मिलता है आपको डिपो होल्डर? हमें तो 20 किलो मिला है। तो अब कितना मिला हुआ मिला है? अभी नहीं मिला, 1 महीना नहीं मिला, 2 महीना। हमें आते बेटा डिपो जिस दिन देने को आते हैं, हम सवेरे 5-10 नंबर यहाँ लगाते हैं, धक्का मुक्की खा के हमें गिरा देते। बच्चे हमारे छुट्टी करके चले जाते हैं, गेहूँ नहीं पाते, 12-1 बजे तक बैठे रहते हैं। जब नंबर आता है जो बोलता गेहूँ खत्म हो गया जी। हम हमारे कार्ड में देख लीजिए, दिसंबर का हमको गेहूँ मिला है। कितने महीने से गेहूँ नहीं मिला आपको? दिसंबर को, पिछले दिसंबर को कर रही हूँ, अब दिसंबर आने वाला है, 10 महीना हो गया। साल है गई ऐसे तो देख लीजिए। क्या कहते हैं? अब कहेगा कि हमसे मिल पाता, हमसे धक्का मुक्की खा के गिरा दे हमको। बड़े बूढ़े आदमी बहू आती है बेचारी, वो भी चली जाती है, लड़के छुट्टी करके बैठ जाते हैं। गेहूँ बटने की किसी प्रकार की सूचना मिलती है आपको कि गेहूँ बट रहा है? आप नहीं हमको नहीं मिलती, पते न देते। कितने दिनों से आप यहाँ खड़े हुए? 3 दिन हो गए भैया। ये समस्या है, पहले मीडिया वालों के सामने बोली थी, इन्होंने मुझे गेहूँ नहीं दिया था, मेरा इन्होंने राशन कार्ड जमा कर लिया था और इसने आईडी भी जमा कर ली थी। लेकिन जब मैं मीडिया वालों के सामने बोली थी तो इसने ना मेरा राशन कार्ड भी फाड़ कर फेंक दिया, इसने मेरी आईडी भी फाड़ कर फेंक दी। बोल रहा था कि अब बोलो कितना बोलना है तुझे। तो आपने पूछा से डिपो होल्डर से, आपने जो मेरा प्रूफ फाड़ा है क्यों फाड़ा है, किसकी परमिशन से फाड़ा है, कुछ पूछा आपने? मैंने पूछा, इसने कुछ जवाब नहीं। ये बोल रहा था तुम्हें जितना बोलना है ना उतना बोलो। तो आपने इसकी शिकायत दी महिला सेल को? कहीं शिकायत दी आपने? हम शारदा राठौर के पास गए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि आपको बनाकर दे देंगे वो लोग। इसने जब तो बोल दिया, लेकिन फिर इसने बनाकर नहीं दिया। इसने मेरे पास जो थी उसकी 2 कॉपी थी वो भी ले ली इसने। कौन है डिपो होल्डर जिसने ऐसा कुछ किया है? क्या नाम है इसका? ये भाई सुंदर नाम है इसका। तो इसकी लिखित रूप में कंप्लेंट करिए आपने कहीं पे? भैया हमें इतना जानते ही नहीं है। मेरे को कल भी शिकायत मिली थी और मेरे को आज भी लोगों ने शिकायत करी कि राशन का 3 महीना से हमें राशन नहीं मिलता। और उन्होंने बाकायदा आदर्श नगर के डिपो सुंदर नाम से कोई डिपो होल्डर, और मैंने कल भी अधिकारी से कहा था भाई इस तरह के जो डिपो होल्डर है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो गरीब के अनाज का और गरीब के जो राशन को खाता और बांटता नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो आप कोई कार्रवाई की है? हाँ, मैंने 3 अधिकारी बुलाकर भेज दिए। उनका एक एक जो राशन कार्ड है उन लोगों सबको राशन मिलेगा, छूट नहीं मिलेगी। जो राशन है अगर आपकी नॉलेज में आए तो उससे मुझे बताना। ये डिपो होल्डर काम लोगों का राशन बांट नहीं रहा, खा रहा है ऐसे लोगों को। स्थानीय नीम साहिब गुरुद्वारे में हरियाणा अलग शिरोमणि गुरुद्वारे कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें दीदार सिंह नलवी और अन्य सदस्यों ने शिरकत की। पंजाब में होने वाले शरबत खालसा को लेकर विचार विमर्श किया गया और नलवी ने बताया कि इसमें दुनिया भर से सिख संगठन पहुंचेगी। आज कैथल गुरुद्वारा नीम साहिब में हरियाणा की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में सबसे पहले ये फैसला लिया गया है कि जो 10 नवंबर को पंजाब में शरबत खालसा हो रहा है, वहाँ हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सारे के सारे मेंबर साहिबान भारी संख्या में यहाँ से हरियाणा से सिख संगत को लेकर वहाँ पहुँचेंगे और अपनी शिरकत करेंगे, क्योंकि ये शरबत खालसा है। शरबत खालसा होने के नाते देश विदेश से भी लोग आएंगे। पंजाब हमारा पड़ोसी सूबा है, हमारा सबका जाना वहाँ फ़र्ज़ है, इसलिए हम वहाँ बहुत भारी गिनती में संगत के साथ पहुँचे। अभी पंजाब में गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी का मामला सामने आया है, इसको राजनीतिक तौर पर आप कैसे देखते हैं? राजनीतिक तौर पर ऐसा है कि आम लोगों का मानना है कि ये सारे का सारा मुद्दा जो है वो है ही राजनीतिक, इसमें और कोई बात नहीं है। क्योंकि पंजाब की अकाली भाजपा सरकार इस वक्त पिछले 8 साल में उन्होंने जो पंजाब को लूटा है, एक्सप्लॉयटेशन की है, फार्मर्स को लूटा है, हर वहाँ पर अपनी बजाय इसके कि पब्लिक की भलाई हो,
उन्होंने केवल और केवल अपनी भलाई की है। और जो पब्लिक एक्सचेकर है, पब्लिक अथॉरिटी है, उसको मिस यूज़ करके अपने व्यापार को, अपने सारे काम को बढ़ावा दिया है। पंजाब में के लोग ये महसूस करते हैं कि कोई ऐसा व्यापार, कोई ऐसा अदारा, कोई ऐसी बातचीत नहीं है जहां वहां के प्रमुख राजनीतिक परिवार का हिस्सादारी या पूरी की पूरी उस पर काबज़ नहीं है। तो वो प्रॉस्पर कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और जो जनता है वो दिन ब दिन गरीब होती जा रही है। और ये सारी की सारी बातें जो थीं वो अब उनके लिए बर्दाश्त करनी, पंजाब के लोगों के लिए बर्दाश्त करनी नाकाबिल बर्दाश्त हुई थी। इसीलिए उन्होंने एक स्कीम सोची कि इस बात को, जो लोगों का ध्यान है गरीबी की तरफ, दूसरी तीसरी चीज़ों की तरफ, किसान इकट्ठे हो रहे हैं, सिख समाज, संत समाज इकट्ठा हो रहा है, इन सब के ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए ये एक राजनीतिक चाल थी जो उल्टी उनके अपने गले में पड़ गई। लोग अब सियाने हो गए हैं। उन्होंने बादल पंजाब सरकार की नीतियों को बड़ी अच्छी तरह से समझ लिया और उनकी नीति और नीयत दोनों जो हैं वो लोगों के सामने नंगी हो गई हैं। और इसीलिए ये राजनीतिक मामला है और दूसरी कोई बात नहीं। इसके साथ ही मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि चाहे 5 तख्त साहिबान की बात है, उनके फंक्शनिंग की बात है, आप सबको पता है कि जो तख्तों के जथेदार साहिबान हैं वो खालसा पंथ में सर्वोच्च है, सुप्रीम है, उनकी सावरन शक्ति है। तो वो सारी की सारी जो उनकी सावरन शक्ति थी वो भी एक आदमी सरदार प्रकाश सिंह बादल उसको मिस यूटिलाइज कर रहा था। जिस तरह भी वो चाहते थे 5 तख्त साहिबान के एंटीने को राइट को करना है, लेफ्ट को करना है, वो कर लेते थे। लोगों के मन में इस बात का भी गुस्सा था। लोगों के मन में इस बात का भी गुस्सा है कि जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो भी राजनीतिक घर के हाथ की कठपुतली बन गई। तो ये सारे के सारे जो गुस्से थे वो इकट्ठे होकर फूट निकले। और जब दुनिया में ये इतिहास है, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन आया है, चाहे रशिया में रेवोल्यूशन आया है, जब जनता उठ पड़ती है तो उसके आगे कोई नहीं टिक सकता। बादल साहब ये समझते थे कि मैंने PhD की हुई है पॉलिटिक्स की, मैं लोगों को ऐसे घुमा दूँगा, ऐसे घुमा दूँगा। वो खुद घूम गए और अब उनके पास कोई चारा नहीं रह गया। अब असलियत यह है कि उनका कोई भी आदमी, चीफ मिनिस्टर से लेकर MLA, SCPC मेंबर, कोई भी आदमी जिसके ऊपर बादल साहब की मोहर है वो घर से बाहर नहीं निकल सकता। एक बात है, पंजाब में जो घटना हुई इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक कि आम आदमी पार्टी का असर बढ़ना, 2 समाजी मूल्य को गिरना, तीसरा राजनीतिक लालच। देखो ये सारी की सारी फैक्टर्स इकट्ठे हैं, एक फैक्टर नहीं है। किसी एक फैक्टर पर बात नहीं कही जा सकती क्योंकि पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के माध्यम से आम जनता ने ये सिद्ध कर दिया है कि हम आपके साथ नहीं हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको बोला है कि SCPC की संस्था का, पंजाब सरकार का, सारी हर चीज़ का, चाहे रेता है, चाहे बजरी है, चाहे TV है, हर बात को अपने हाथ में लेना। और जो बिजली के दाम हैं, खाने पीने की चीज़ों के दाम हैं, और एजुकेशन का बुरा हाल है, अस्पतालों का बुरा हाल है, सरकारी स्कूलों में टीचर नहीं जाते और वो अपने घर बैठे तनख्वाह लेते हैं। ये सारी की सारी बातें इकट्ठी होकर एक बड़ा सैलाब बनकर चला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ केस है जिंदी की सुनवाई 17 तरीक ਨੂੰ होनी है, 17 नवंबर। और इत्थे मैं गल दस दियां कि हरियाणे की हुडा सरकार ने जुलाई 2014 में असैंबली चो बिल पास करवा दिता, हरियाणे की वक्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना दी। पर पंजाब की पंथक सरकार ने यह गल गवारा नहीं जापी तो वो सुप्रीम कोर्ट च पहुँच गए। एक पंजाबी में कहावत मुहावर मशहूर है सिख समाज में कि जे सिख नूं ना मारे तो यह कौम किसी तो भी ना हारे। तो वो बादल साहब नूं पता नहीं सिख समाज का गुरु घर की तरक्की क्यों नहीं चंगी लगती, क्यों नहीं वो पंजाब तो बाहर के सिखां नूं आज़ाद होया वेखना चाहुंदे। तो असी बिहार जाने हरियाणे के सिखां तो जिन्होंने 15 साल लंबी लड़ाई लड़ के
ये अपनी हरियाणा की वक्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनवाई है और सानू उम्मीद है कि इंसाफ साडे वल है। सानू अपनी सुप्रीम कोर्ट तो उन्हां विच पूरा विश्वास है और असीं उम्मीद करते हैं कि सानू 17 तरीक नूं या तुरंत ही जिहड़ी अगली तरीक पैगी। उम्मीद है कि 17 तरीक नूं साडा फैसला हो जाएगा तो इस 17 तरीक नूं साडे हक विच सारी गलबात जिहड़ा है साडे हक विच फैसला आ जाएगा। गुजरात के बांसकाठा जिले के तहसील अमीरगढ़ पुलिस बॉर्डर चेक पोस्ट पर एक ट्रक में विदेशी शराब भरी हुई पकड़ी गई। सूचना के अनुसार अमीरगढ़ बॉर्डर चेक पोस्ट पर कल रात को वाहन चेकिंग चल रही थी, जिसमें उसी दरमियान अबू रोड की तरफ से ट्रक आ रहा था। उसी ट्रक को गुजरात वन जिले के तहसील अमीरगढ़ पुलिस ने पकड़ लिया। बल्लभगढ़ स्थित अग्रवाल धर्मशाला में शहीद भगत सिंह कराटे चैंपियनशिप 2015 का शुभारंभ किया गया। शहीद आजम भगत सिंह के पौत्र यादवेंद्र सिंह सिंधु ने रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शहीद भगत सिंह जो सभी को बताएं हमारे धर्म दल के नेता थे, उनके लक्ष्य में अमल करा रहे हैं। तो इसमें हमें ओपन चैलेंज रखे, जिसमें कहीं से भी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हमने ये सोचा कि उनके नाम को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में प्रदर्शित किए, क्योंकि हमारा जो कराटे गेम है ये सेल्फ डिफेंस के लिए है। तो उनके नाम से हम इसको प्रचार करना चाहते हैं कि आज की जो समझदारी है, जो इतने क्राइम चल रहा है हमारे समाज में, उसके लिए बच्चे अपने जुझारू हो और उसको अपने तरफ से उसको आगे हैंडल कर सकें। तो हम शहीद भगत सिंह के नाम को उसको लेके चले आगे।
जिससे बच्चे आगे प्रोत्साहन हो, उनको भी पता चले कि हमारे वर्सिंग जो हमारी सही वर्सिंग है, उन्होंने क्या हमारे देश के लिए क्या किया। ये जो प्रतियोगिता है कौन कौन से वर्ग में आयोजित की जा रही है, किस तरह की प्रतियोगिता है? ये हमारी सबसे पहले इंडिविजुअल टूर्नामेंट होता है, जिसमें बच्चे 5 से लेके 18 ईयर्स तक, तो एज वाइज उनकी चैम्पियनशिप है। उसके बाद उनकी जो एज और वेट के हिसाब से इनकी फाइट होगी। इसमें हमने 3 चैलेंज भी रखे हैं। ओपन चैलेंज जो बॉयज़ का है, उसमें हमने 21,000 रुपये इनाम रखे हैं, एक प्लस बड़ी ट्रॉफी है। एक गर्ल्स में है, जो गर्ल्स में हमने ओपन चैलेंज रखा है, उसमें 11,000 रुपये इनाम और एक ट्रॉफी है। ये जो प्रतियोगिता है इसका उद्देश्य क्या है? इस प्रतियोगिता उद्देश्य ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगत सिंह के नाम को ऊपर रखना है और अपने कराटे के जो बच्चों को सिखा के, इस सेल्फ डिफेंस की जो शिक्षा है, इसको सिखा के बच्चों को एक सामाजिक रूप से तैयार करना है कि वो आगे अपने और अपने देश के बारे में सोचे, रक्षा करें। तो सरकार की तरफ से कोई अपील करेंगे सहयोग की? सरकार से हम यही अपील करें कि आज बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे यहाँ पे, हम उनके साथ साथ उनको आगे ले जा रहे हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके लिए उनको आगे छोटी छोटी चैम्पियनशिप में ले जाके खिलाते हैं। तो सरकार से हमारी यही है कि हेल्प करें कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उनको मोटिवेट करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे छोटी छोटी सरकारी चैम्पियनशिप हमारे साथ मिलकर ऑर्गेनाइज हो जाए, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उनको खेलने के लिए एक वो मिल सके, स्टैंडर्ड मिल सके। प्रादेशिक खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव एक्सप्रेस। नमस्कार। ये है लाइव न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस 24/7 ऑनलाइन चैनल।